बिहार 13 करोड़ लोगों की आबादी वाला बिहार अगर एक कंट्री होता तो वो वर्ल्ड में 12th नंबर पे आता। पॉपुलेशन के मामले में बिहार जापान, साउथ कोरिया और यूके जैसे कंट्रीज से भी आगे है, लेकिन पर कैपिटा इनकम के मामले में बिहार सोमालिया से भी पीछे है। इंडिया में देखें तो यूपी और महाराष्ट्र के बाद बिहार तीसरे सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट में आता है। देश की 8.6% जनता यहीं रहती है। फिर भी बिहार का इंडिया के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2.64% है। जहां इंडिया का पर कैपिटा इनकम 1,84,205 रुपीज है, वहीं बिहार का पर कैपिटा इनकम सिर्फ 66,828 रुपीज है। जिस पर कैपिटा जीडीपी लेवल पर बाकी इंडिया 2012 में था, उस लेवल पे बिहार आज है। यानी कि बिहार बाकी इंडिया से लगभग 13 साल पीछे चल रहा है। नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से बिहार सबसे गरीब स्टेट है। 2019 से 2021 में जब इस इंडेक्स को कैलकुलेट किया गया, तब पता चला कि बिहार में हर 3 में से 1 बिहारी मल्टी डायमेंशनली पुअर है। यानी हर तीसरे इंसान को स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, साफ पानी, सैनिटेशन जैसी बेसिक सुविधाएं भी नहीं मिल रही। तो दोस्तों, सवाल ये है कि बिहार इतना पीछे क्यों रह गया, और अगर बिहार को आगे बढ़ाना है तो उसे किन चीजों पे काम करना होगा। इन 2 सवालों को समझने के लिए हमने वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में हम बिहार की हिस्ट्री समझेंगे। बिहार के डिवीजन से लेके उसकी पॉलिसीज तक हम उन सारे रीजंस को डिस्कस करेंगे जिससे हमें बिहार के आज की रियलिटी, आज के स्ट्रगल समझ आए। फिर पार्ट 2 में हम बिहार के स्ट्रेंथ्स, वहां की इंडस्ट्रीज के बारे में समझेंगे, बात करेंगे, जिससे हमें ये समझ आएगा कि फ्यूचर में ये स्टेट कैसे प्रोग्रेस कर सकता है एंड क्या इसमें कुछ लिस्टेड कंपनीज के लिए अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। समझते हैं। 400 BC की बात है। आज का बिहार तब मगध और पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। नंदा, मौर्य और गुप्ता जैसे फेमस डायनेस्टीज की शुरुआत यहीं से हुई थी। इस क्षेत्र ने वर्ल्ड को बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसे पावरफुल रूलर्स दिए। वर्ल्ड फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी भी यहीं बनी थी। कहा जाता है कि उस टाइम नालंदा में 2000 टीचर्स और 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स थे। चाइना, कोरिया, जापान जैसे देशों से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो बिहार उस टाइम का सिलिकॉन वैली था। ट्रेड और एग्रीकल्चर के साथ साथ बिहार एजुकेशन और फिलॉसफी का भी हब था। आर्यभट्ट और चाणक्य जैसे स्कॉलर्स भी बिहार से थे। उन्होंने मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में काफी कंट्रीब्यूट किया। लेकिन आज का बिहार काफी अलग है। आज के दिन बिहार का लिटरेसी रेट पूरे इंडिया में सबसे कम है और इंडस्ट्रीज ना के बराबर। एग्रीकल्चर की बात करें तो बिहार का 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, पर बिहार के जीएसडीपी का बस 25% कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर से आता है। तो आखिर बिहार का ये हाल हुआ कैसे? हमने जब एनालाइज किया तो हमें 3 रीजन समझ आए। तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला रीजन, ब्रिटिश राज। ऐसे तो पूरे कंट्री ने ब्रिटिश राज के अंडर बहुत सफर किया, पर स्पेसिफिकली बिहार पे उनके रूल का बहुत गहरा असर पड़ा। आगे के कुछ मिनट्स आपको लगेगा कि मैं आपको हिस्ट्री सुना रहा हूं, बट एक्चुअल में ये इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि कैसे गलत इंसेंटिव्स के कारण बिहार पीछे रह गया और बाकी स्टेट्स आगे चले गए। देखो, इंडिया में ब्रिटिश रूल की शुरुआत सबसे पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से हुई थी। बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर बंगाल, बिहार, झारखंड, असम और उड़ीसा के एरियाज आते थे। इन एरियाज में लैंड सबसे ज्यादा फर्टाइल था, तो नेचुरली ईस्ट इंडिया कंपनी का भी सबसे ज्यादा इंटरेस्ट यहीं पर था। तो बहुत से वॉर्स लड़ने के बाद 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रेसिडेंसी में रेवेन्यू कलेक्ट करने के राइट्स मिल गए थे और तब उन्होंने बंगाल प्रेसिडेंसी में एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसका इंपैक्ट इंडिया आज तक फील कर रहा है, परमानेंट सेटलमेंट का कॉन्सेप्ट। ब्रिटिश रूल के पहले कल्टिवेटर्स लैंड यूज करने के बदले राज्यों को टैक्स पे करते थे। टैक्स कलेक्शन के लिए राज्यों ने मनसबदार्स अपॉइंट किए थे। बेसिकली टैक्स कलेक्शन एक जॉब की तरह हुआ करता था और ये जॉब इनहेरिटेंस से ट्रांसफर नहीं किया जा सकता था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने टैक्स कलेक्शन राइट्स छीने तो उन्होंने मनसबदारों को सिर्फ टैक्स कलेक्टिंग ऑफिसर्स की तरह नहीं देखा, बल्कि उन्होंने टैक्स कलेक्टर्स को ही जमींदार यानी एक तरह से लैंड ओनर्स बना दिया। जमींदार्स के राइट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। वो अपने टैक्स कलेक्शन राइट किसी को सेल, ट्रांसफर या मॉर्टगेज कर सकते थे, यानी कि इनहेरिटेंस भी पॉसिबल हो गया। उनके लैंड पे जो कल्टिवेटर्स थे, उनसे कितना टैक्स कलेक्ट करना है ये फैसला भी जमींदार्स का ही था।
बदले में इन जमींदार्स को ब्रिटिश रूलर्स को एवरी ईयर एक फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू देना था और ये अमाउंट काफी हाई था। ये सिस्टम ब्रिटिश रूलर्स के लिए काफी इजी था। इंडिविजुअल फार्मर्स के साथ सही रेंट का अमाउंट डिसाइड करना और फिर टैक्स कलेक्ट करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और रिसोर्स कंज्यूमिंग प्रोसेस होता। उससे बेटर था कि एक मिडिल मैन अपॉइंट कर दो और एक फिक्स्ड इनकम सेट कर लो। प्रॉब्लम तब आई जब ब्रिटिश रूलर्स ने परमानेंट सेटलमेंट में एक सनसेट क्लॉज भी ऐड कर दिया। अगर जमींदार उनको टाइमली रेंट पेमेंट नहीं कर पाते तो उनका लैंड ऑक्शन पे डाला जा सकता था। एक तो रेंट ऑलरेडी बहुत हाई था, ऊपर से बंगाल प्रोविंस में फ्लड्स भी बहुत आते थे। तो ऐसे में जमींदार फियर और ग्रीड के मॉडल पे ऑपरेट करने लगे। इससे वो लॉन्ग टर्म का नहीं सोच पाए और यील्ड इंक्रीज करने में इन्वेस्ट भी नहीं कर पाए। उनका पूरा फोकस वेल्थ एक्यूमुलेट करने पे चला गया। कल्टीवेटर्स के पास भी फार्म यील्ड इंक्रीज करने के लिए ना तो कोई इंसेंटिव था और ना कोई रिसोर्सेज। एज अ रिजल्ट बंगाल प्रोविंस में रिच एंड पुअर के बीच डिवाइड बढ़ता जा रहा था। ये सब इश्यूज देख के ब्रिटिश रूलर्स ने इंडिया में बाकी जगह टैक्स कलेक्शन मॉडल चेंज किया। रायतवारी या महलवारी सिस्टम लागू किया। इन सिस्टम्स में या तो डायरेक्टली कल्टीवेटर से टैक्स कलेक्ट किया जाता था या फिर विलेज के हेड से। इन दोनों सिस्टम्स में रेंटल अमाउंट्स फिक्स्ड नहीं थे, बल्कि प्रोडक्टिविटी जैसे फैक्टर्स को कंसिडर करके टाइम टू टाइम रिवाइज किए जाते थे। एज अ रिजल्ट सारे स्टेक होल्डर्स के पास इन एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन सिस्टम इंप्रूव करने के लिए इंसेंटिव्स था। ब्रिटिश रूलर्स ने तो ऑलमोस्ट सारे कैनाल्स नॉन लैंडलॉर्ड एरियाज में ही बनवाए और इस तरह से इंडिया के स्टेट्स में अनइक्वल डेवलपमेंट की शुरुआत हुई। वैसे तो इंडिपेंडेंस के बाद जमींदारी सिस्टम को हटा दिया गया था, पर इस सिस्टम ने जो हानि पहुंचाई उसका इंपैक्ट आने वाले कई जनरेशंस को फेस करना पड़ा। जहां बाकी स्टेट्स डेवलपमेंट पे फोकस कर पाए, बिहार अपने पास्ट से ही निकलने में उलझ गया। इकोनॉमिस्ट्स लक्ष्मी अय्यर और नोबेल प्राइज विनर अभिजीत बैनर्जी ने एक पेपर में इस इनइक्वालिटी को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हमने उनके रिसर्च पेपर्स भी पढ़े। उन्होंने लिखा कि 1960 से 1965 के पीरियड में जमींदारी सिस्टम वाले स्टेट्स ने डेवलपमेंट पे सिर्फ 13 रुपीज पर पर्सन स्पेंड किया। ऑन द अदर हैंड नॉन जमींदारी स्टेट्स ने 19 रुपीज पर पर्सन स्पेंड किया, कुल 6 रुपीज का डिफरेंस। और जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ और एग्रीकल्चर सेक्टर में न्यू टेक्नोलॉजीज आना शुरू हुई, तब एक्सपेंडिचर गैप और भी ज्यादा बढ़ गया। जमींदारी सिस्टम वाले स्टेट्स बस 29 रुपीज पर कैपिटा स्पेंड कर रहे थे। ऑन द अदर हैंड नॉन जमींदारी सिस्टम वाले स्टेट्स 49 रुपीज पर कैपिटा स्पेंड कर रहे थे। बेसिकली जब जमींदारी सिस्टम वाले स्टेट्स लैंड रिफॉर्म्स कर रहे थे, तब बाकी स्टेट्स डेवलपमेंट पे फोकस करके आगे निकल गए। इस पेपर में और भी बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट्स हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप उसे रेफर कर सकते हो। बिहार की बात करें तो ऑल होप्स वर स्टिल नॉट लॉस्ट। इंडिपेंडेंस के पहले बिहार में झारखंड भी शामिल हुआ करता था और जब इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हुआ तब इन एरियाज के पास एक स्पेशल एडवांटेज था, माइंस और मिनरल्स का एडवांटेज। 1907 तक झड़िया बेल्ट इंडिया का 50% कोल प्रोड्यूस कर रहा था। आज के झारखंड यानी उस समय के बिहार के पास इंडिया के सबसे ज्यादा आयरन ओर डिपॉजिट्स थे। तो इसीलिए अर्ली 1900s में जमशेदपुर में टाटा स्टील सेटअप हुआ, इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। कोल और स्टील को कंट्री में बाकी जगह पहुंचाने के लिए रेलवेज भी सेटअप किए गए। इन सारी चीजों से बिहार रीजन में इंडस्ट्रीज को काफी बूस्ट मिला। 1930s तक डालमिया नगर जैसे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस सीमेंट, पेपर, केमिकल्स, जूट जैसे यूनिट्स के साथ ग्रो करने लगे। नॉर्थ बिहार के चंपारण बेल्ट में शुगर मिल्स भी सेटअप होने लगे। 1950 तक बिहार और वेस्ट बंगाल पूरे कंट्री का 92% आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस कर रहे थे और इंजीनियरिंग रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग में इन दोनों स्टेट्स का 48% कॉन्ट्रीब्यूशन था। बट फिर आज बिहार पीछे क्यों है? इसका दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन था फ्रेट इक्वलाइजेशन लेवी। जो बिहार जमींदारी सिस्टम के कारण पीछे रह गया था, वही बिहार अब इंडस्ट्रीज के कारण फ्लरिश करने लगा। पर यह अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा दिन नहीं टिकी। 1956 में इंडिया का सेकेंड 5-year प्लान आया। इसमें एजेंडा क्लियर था, only by securing a balanced and coordinated development of the industrial and the agricultural economy in each region can the entire country attain higher standards of living। जहां एक तरफ बिहार और बंगाल में इंडस्ट्रियलाइजेशन की लहर थी, वहीं इंडिया के बाकी स्टेट्स को मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ रहा था। हमारे पॉलिसी मेकर्स को चाहिए था कि पूरे देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक समान हो, तो इसलिए उन्होंने फ्रेट इक्वलाइजेशन स्कीम निकाला। इस स्कीम से गवर्नमेंट ने पूरे कंट्री में आयरन, स्टील, सीमेंट और फर्टिलाइजर्स जैसे रॉ मटेरियल पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इक्वल कर दिया। यानी कि अगर आप बिहार से केरला सामान भेजो या उड़ीसा भेजो, एसेंशियल रॉ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको सेम ही प्राइस पे करना पड़ता। और ये बना बिहार के डाउनफॉल का दूसरा कारण। पोर्ट सिटीज में मैन्युफैक्चरिंग के ज्यादा फायदे थे, एक्सपोर्ट्स आसान था, तो इसीलिए इंडिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन का सेंटर धीरे धीरे ईस्ट इंडिया से इंडिया के वेस्ट और पोर्ट सिटीज में शिफ्ट होने लगा।
1991 तक फ्रेट इक्वलाइजेशन स्कीम चलता रहा और जब फाइनली इस स्कीम को हटाया गया तब तक बिहार को जितना नुकसान होना था वो हो चुका था। और जैसे ये सारे प्रॉब्लम्स काफी नहीं थे, साल 2000 में बिहार को एक बहुत बड़ा झटका लगा जब बिहार को 2 क्षेत्रों में बांट दिया गया, बिहार और झारखंड। झारखंड के पास धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, हजारीबाग, रांची जैसे मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट्स चले गए। बेसिकली बिहार के 75% इंडस्ट्रियल यूनिट्स झारखंड के हिस्से चले गए और बिहार स्टेट के रेवेन्यू कमाने का जरिया एक बार में 60% ड्रॉप कर गया। इंडिया के 2% से भी कम ऑपरेशनल फैक्ट्रीज आज बिहार में है। लैंडलॉक्ड बिहार एक्सपोर्ट्स भी नहीं कर पा रहा। आज के दिन बिहार इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स में बस 0.47% कंट्रीब्यूट करता है। बिहार के पास अब बस एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर का सहारा रह गया है। जी हाँ दोस्तों, एग्रीकल्चर, जिसमें बिहार 100 साल से भी पुरानी लेगेसी के कारण ऑलरेडी सफर कर रहा है। ऊपर से बिहार का 60% लैंड मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स के पास है, यानी कि मैक्सिमम लैंड वो फार्मर्स होल्ड करते हैं जिनकी इंडिविजुअल होल्डिंग्स 1 हेक्टेयर से भी कम है। और इस कारण से बिहार के लोग काम ढूंढते ढूंढते दूसरे स्टेट्स जा रहे हैं। इंडिया में सबसे हाईएस्ट आउट माइग्रेशन रेट बिहार का ही है। 3 में से 1 बिहारी माइग्रेंट वर्कर है। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ अब आपको बिहार का सेक्टोरल मिक्स समझ आ जाएगा। बिहार के लेबर फोर्स की बात करें तो उसका 50% लेबर फोर्स एग्रीकल्चर में काम करता है, 18% कंस्ट्रक्शन में, 29% सर्विस में और बस 6% मैन्युफैक्चरिंग में। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी इंडिया के एवरेज से कम है। जहां इंडिया का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 37% है, वहीं बिहार का बस 22.4% है। और इसमें भी रूरल इंडिया में लेबर पार्टिसिपेशन हायर है, बस 6 to 7% फीमेल सैलरीड काम करती हैं। बाकी सब या तो सेल्फ एम्प्लॉयड है या कैजुअल वर्क में है। इंडिया और बिहार के पर कैपिटा जीडीपी में गैप बढ़ते ही जा रहा है। निफ्टी 100 में एक भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसका पटना में हेडक्वार्टर हो। तो अगर बिहार को बाकी स्टेट्स को आउटपेस करना है तो स्टेट का जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया के जीडीपी ग्रोथ रेट से बहुत ज्यादा होना पड़ेगा। और इसके लिए अब बिहार क्या कर रहा है एंड कहां अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रहे हैं, चलिए समझते हैं। एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में इश्यूज फेस करने के बाद बिहार के पास बस एक वायबल ऑप्शन बचता है, सर्विसेज। डेटा में भी यही पैटर्न क्लियर है। आज के दिन बिहार का टर्शरी सेक्टर उसके जीएसडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, अराउंड 57%। और सही भी है, बिहार का सबसे बड़ा एसेट उसकी डेमोग्राफी है। बिहार इंडिया का यंगेस्ट स्टेट है। 2031 तक बिहार के पॉपुलेशन का मीडियन एज बस 26 ही होगा। तो अगर आज इस यंग पॉपुलेशन को अच्छे से पढ़ाया लिखाया जाए, उन्हें हेल्दी रखा जाए, तो बिहार अपने टर्शरी इनकम को और बढ़ा पाएगा। और इसके लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे योजना निकाले हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। एज अ परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, बिहार का एजुकेशन स्पेंड्स बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। ये चार्ट देखो, दिल्ली का 20% स्पेंड्स एजुकेशन पे है, विच इज द हाईएस्ट। उसके बाद बिहार का ही नंबर आता है, वो अपने टोटल एक्सपेंडिचर का लगभग 18% एजुकेशन पे स्पेंड करता है। इनफैक्ट बिहार का सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर बकेट ही एजुकेशन है। इसको देख के किसी को भी लगेगा कि बिहार एजुकेशन पे स्पेंड तो बहुत कर रहा है, तो सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होगा। बट दोस्तों, किसी भी नंबर को हर एंगल से एनालाइज किए बिना हमें कंक्लूजन पे जंप नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो बिहार के एजुकेशन स्पेंड्स इंडिया के एवरेज पर कैपिटा स्पेंड से काफी कम है। 2021-22 में बिहार ने पर कैपिटा 2917 रुपीज स्पेंड किया, पर वहीं हम अगर इंडिया के बाकी स्टेट्स का एवरेज देखें तो ये अमाउंट 4995 रुपीज है। यानी एक बिहार के बच्चे पे ऑन एन एवरेज 40% कम खर्च किया जा रहा है वर्सेस देश के दूसरे पार्ट्स के बच्चों पे। हेल्थ एक्सपेंडिचर में भी बिहार परसेंटेज टर्म्स में बाकी इंडियन स्टेट्स के ही रेट पे स्पेंड कर रहा है, अराउंड 6%। बट एब्सोल्यूट टर्म्स में वो फिर से पीछे रह रहा है। जहां इंडिया का पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ 2139 रुपीज है, वहीं बिहार का पर कैपिटा हेल्थ एक्सपेंडिचर 927 रुपीज है, मतलब 60% लोअर। बेसिकली बाकी स्टेट्स का टेम्पलेट फॉलो कर लेने से बिहार अपनी सिचुएशन नहीं चेंज कर पा रहा है। बिहार को अपना एक्सपेंडिचर पूल ही बढ़ाना पड़ेगा और उसके 2 रास्ते हैं, बोरो करो या रेवेन्यू बढ़ाओ। बोरो करने से फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हो जाएगा, तो अगर फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में रखना है तो फिर बिहार को अपना रेवेन्यू पूल बढ़ाना होगा। ये काफी सर्कुलर प्रॉब्लम है जिसे पॉलिसी मेकर्स को बहुत स्मार्टली टैकल करना पड़ेगा। बट अगर बिहार इस प्रॉब्लम को टैकल कर लेता है तो इन्फोसिस, एक्सेंचर जैसे कंपनीज को बिहार आने के लिए इंसेंटिवाइज कर पाएगा और इससे बिहार से ब्रेन ड्रेन भी कम हो जाएगा। फोकस एरियाज की बात करें तो बिहार का दूसरा फोकस एरिया एग्रीकल्चर हो सकता है। 100-200 साल सफर करने के बावजूद बिहार का इंडिया के एग्रीकल्चर में
में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो इंडिया में वेजिटेबल्स का 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और फ्रूट्स का 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। इंडिया का 85% मखाना बिहार से आता है। लीची में भी बिहार इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। बिहार की 75% जनता एग्रीकल्चर में है, लेकिन इसके बावजूद एग्रीकल्चर बिहार के जीएसडीपी में सिर्फ 25% कंट्रीब्यूट करता है। हाई पोस्ट हार्वेस्ट लॉस के कारण फार्मर्स के इनकम पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इस सेक्टर में एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स का रेशियो ज्यादा अच्छा नहीं है। सिचुएशन को बेटर करने के लिए बिहार फूड प्रोसेसिंग को इंप्रूव करना चाह रहा है। ये उनके प्रायोरिटी सेक्टर्स में टॉप में आता है। इसके लिए बिहार ने 2 मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं और वो बहुत से इंसेंटिव्स भी दे रहा है। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी शुगर केन में भी सामने आती नजर आ रही है। बिहार शुगर केन का 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और वाटर अवेलेबिलिटी में नंबर 1 है। किसी जमाने में बिहार इंडिया का 30 to 40% शुगर प्रोड्यूस किया करता था, पर ओवर सप्लाई और लॉसेस के कारण ये फैक्ट्रीज परमानेंटली बंद हो गई। बट अभी कुछ सालों से शुगर केन फिर से लाइमलाइट में आ गया है, इथेनॉल ब्लेंडिंग रूल्स के कारण। 2026 तक बिहार में 9 इथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट्स भी आने की बात चल रही है। लेकिन इकोनॉमी के फाइनेंसेस को इंप्रूव करने के लिए सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाना काफी नहीं है। हमने बिहार के कुछ फाइनेंशियल रेशियोज को एनालाइज किया और उनमें हमें 2 इंटरेस्टिंग चीजें दिखी। पहला, बिहार का 75% रेवेन्यू रिसीट्स सेंटर पे डिपेंडेंट है, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री। इसका मतलब अगर सेंटर में कोई भी पॉलिसी चेंज होती है तो उसका सीधा असर बिहार के फाइनेंसेस पे पड़ सकता है। तो स्टेट को अपने इन्फ्लोस को डाइवर्सिफाई करने की नीड है। दूसरी बात, बिहार का क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में काफी लो है। इंडिया का एवरेज क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो 70% का है, पर बिहार के लिए ये रेशियो बस 40% का है। इसका मतलब बिहार में अगर लोग 100 रुपीज बैंक में सेव कर रहे हैं तो उसमें से बिहार में सिर्फ 40 रुपीज डिप्लॉय हो रहा है। बेसिकली बिहार के लोकल बिजनेसेस को लोन देने की बजाय ये अमाउंट बिहार के बाहर लेंड किया जा रहा है और इससे लोकल इकोनॉमी को बूस्ट नहीं मिल पा रहा। इंडिया के बाकी स्टेट्स का एवरेज नंबर जैसा मैंने बताया 70 रुपीज है। अगर ये कैपिटल आउटफ्लो ही थोड़ा रुक जाए तो भी बिहार में डेवलपमेंट को एक किक स्टार्ट मिल सकती है। एंड एक बार कैपिटल फॉर्मेशन का वर्चुअस साइकिल स्टार्ट हो गया फिर तो इंडिया की तमाम लिस्टेड इंफ्रा, रियल एस्टेट और कैपिटल गुड्स कंपनीज को बेनिफिट मिल सकता है। डेवलपमेंट के साथ जैसे ही इनकम पिक होता है, एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स दोनों सेक्टर को बेनिफिट मिल सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने देखा कि बिहार बाकी स्टेट से पीछे क्यों रह गया। जो स्टेट कभी डेवलपमेंट में लीड किया करती थी उसकी कंडीशन आज बाकी इंडिया से खराब क्यों है। एज अ व्यूअर आपको बिहार के चैलेंजेस, उसके अपॉर्चुनिटीज के बारे में समझ आ गया होगा। अगर आप चाहते हो कि बिहार जैसे हम और भी स्टेट्स की इकोनॉमीज को ब्रेक डाउन करें तो कमेंट्स में जरूर बताना। इस वीडियो में भी हम और क्या ऐड कर सकते थे, आप ये हमें कमेंट्स में बता देना। मैं हूं शांतनु जैन, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।